से शुरू नहीं होती, ना ही मोदी, नेहरू, जिन्ना, अब्दुल्ला से शुरू होती है। कश्मीर की कहानी शुरू होती है कश्मीरियत से। ऐसी आइडेंटिटी जो सभी धर्मों को साथ लेके ही नहीं चलती, Most of the 1,40,000 Hindus in the valley of a population of more than 30 lakh Muslims panicked and fled. मतलब प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पा रहे हैं लोग। नहीं हो सकता है, किसी हिंदू की प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगी। पर कभी भी ये न्यूज चैनल जीडीपी पर कैपिटा आपको नहीं बताएंगे, ये आपको ओवरऑल जीडीपी बताएंगे, जो ऑब्वियसली इंडिया की ज्यादा ही। आपको लेट 2023 का पीरियड याद है, जब चंद्रयान 3 ने मून पे लैंडिंग की थी। इंडिया G20 होस्ट कर रहा था, सब अपनी कंट्री पे प्राउड फील कर रहे थे। तब ये नैरेटिव था कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, इसलिए फ्यूचर ही इंडिया है। लेकिन अभी 2026 में सोशल मीडिया पे सब कुछ बदल चुका है। लोग अब अपने ही देश से नफरत करने लगे हैं, मजाक भी बनाते हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे बेकार कंट्री है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, इसलिए हमें इंडिया को छोड़कर किसी फॉरेन कंट्री चले जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहा है एक चमन चोटेरा, मैक्सटन नाम का एक छपरी यूट्यूबर। और ऐसा कुछ भी नहीं जिससे एक करोड़पति इंसान को इंडिया में रुकने का मन करे, जिसका क्लेम टू फेम है एल्विश यादव से एक चांटा खाना। इसने अपनी वीडियो में इंडिया को एक फेल्ड स्टेट घोषित कर दिया है। इंडिया कैसी कंट्री जहाँ हवा में जहर, खाने मिलावट, चाहे मार्केट से खरीदी हुई सब्जी हो या किसी बड़े ब्रांड का दूध या दही, यहाँ तक कि पीने का पानी चाहे ग्राउंड वाटर से लो या सरकारी पानी ले लो, इसको भी कि कब आपकी जान चली जाए कुछ पता नहीं। अब तो पाकिस्तानी इसके कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं दैट पाकिस्तान इज बेटर देन इंडिया। और पता नहीं ये चमन सबको घोड़ा क्यों बोलता है। कैसे हमारे इंडिया में पुलिस घोड़ी होती है। तो चलो अब इसको घोड़ी मैं बनाऊंगी। पूरी वीडियो में इसने बोला है डेटा की माने तो वैसा है, डेटा की माने तो ऐसा है। रुक जा शैंटी, ये जो तूने ध्रुव राठी के टट्टों से डेटा निकाला है ना, उसका पूरा घी निकालूंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। 2023 तक सब कुछ ठीक था, फिर क्यों देश पिछले 2 सालों में इतना बदल गया है। नहीं, देश नहीं बदला है, एल्विश से झापड़ खाने के बाद इस चमंटे का दिमाग हिल चुका है। बट ऑन अ सीरियस नोट, पिछले 2 सालों में बदला है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे नैरेटिव, जिसको अब लेफ्ट विंग कंट्रोल कर रहा है। ऐसे नैरेटिव से देश को क्या फर्क पड़ता है, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। हे गाइस, आई एम स्वान्या एंड यू आर वाचिंग स्वान अनलीश्ड। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड नहीं कर रही हूं। मेरा मोटिव सिर्फ आपको सच्चाई बताना है, क्योंकि लेफ्ट विंग वालों ने ये नैरेटिव बना रखा है पिछले 10-12 सालों में कि देश बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। लेफ्ट विंग वाले सिर्फ और सिर्फ गलत और बुरी चीजों को उठाते हैं और सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, और फिर उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स सरकार के साथ साथ देश को भी कोसते रहते हैं। देखिए, किसी भी देश की असली कंडीशन का पता चलता है इकोनॉमिक और डेवलपमेंट डेटा के बेसिस पे, इसलिए आज हम डेटा के बेसिस पे ही एनालिसिस करेंगे देश की रियल कंडीशन को। फेयरनेस के लिए मैं सरकार या फिर किसी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डेटा यूज नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इंटरनेशनल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा को ही यूज करूंगी, क्योंकि इन गधों को बहुत प्यार है इंटरनेशनल चीजों से, तो होपफुली इनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसमें। So let's begin. पर सच्चाई तो यही है, पूरी दुनिया के लोग सबसे ज्यादा किसी देश से अगर आज नफरत करते हैं तो वो इंडिया ही है। सबसे पहले इकोनॉमिक पैरामीटर्स को कंपेयर कर लेते हैं कि पिछले 10-15 सालों में क्या बदला है। IMF के अकॉर्डिंग 2014 में जीडीपी थी $2.05 ट्रिलियन और अभी 2026 में $4.51 ट्रिलियन है, यानी ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ तो 2 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन पर कैपिटा का क्या? अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इन टर्म्स ऑफ पीपीपी है $12,960 जो कि 2014 में केवल $4,920 थी। लेकिन शायद यह भी हो सकता है कि अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब। एक्चुअली ये नैरेटिव काफी प्रोमिनेंट है, लेकिन वर्ल्ड बैंक तो कुछ और ही कह रहा है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया दुनिया की 4th मोस्ट इक्वल कंट्री है। किसी भी देश में अमीर और गरीब के बीच डिफरेंस को बताता है गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट वैल्यू जितनी कम हो उतना ही गुड इंडिकेशन होता है। 2011-12 में इंडिया का गिनी कोएफिशिएंट वैल्यू था 28.8% और अब है 25.5%, यानी गरीबी और अमीरी का डिफरेंस भी कम हुआ है। वर्ल्ड बैंक को अंधभक्त बोलो, मुझे मत बोलो, ये सारा कुछ डेटा वर्ल्ड बैंक का है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। IMF के अकॉर्डिंग देश में इस समय इन्फ्लेशन रेट है 4.4% और लगभग सारे इकोनॉमिस्ट ही 2 to 6% तक की इन्फ्लेशन को गुड इन्फ्लेशन कंसिडर करते हैं। सो ये भी क्लियर है, ये भी IMF का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। अब बात करते हैं पॉवर्टी रेट की। क्या देश में गरीबी बढ़ रही है या फिर घट रही है?
वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2011 से 12 में इंडिया की 21.9% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे थी, जो 2023 में सिर्फ 4.7% पॉपुलेशन ही एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो घोड़ी मैक्सटन का ये पहला मिथ तो बस्ट कर दिया है मैंने। पर हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स का क्या? उसके लिए भी तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 2013 में इंडिया का स्कोर था 0.586, जिसको लो क्वालिटी लाइफ कंसिडर किया जाता है, और 2023 में इंडिया का HDI स्कोर था 0.685, जिसको मीडियम क्वालिटी लाइफ कंसिडर किया जाता है। आई नो आप थोड़ा बोर हो रहे होगे डेटा से, लेकिन बस अब दो चीजें और बताऊंगी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग किसी भी देश की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की कंडीशन बताता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको रिलीज करती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, 2014 में इंडिया का रैंक था 76 और 2025 में इंडिया का रैंक है 38, विच इज अगेन अ ह्यूज जंप। तो अब बात कर लेते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। कोई भी देश तभी तरक्की करेगा जब बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा होगा। इस चीज को मेजर करता है वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। 2014 में इंडिया का रैंक था 142 और 2020 में इंडिया का रैंक है 63। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया की कंडीशन किसी डेवलप्ड कंट्रीज जैसी है, लेकिन ये भी सच है कि पिछले 10-15 सालों में इंडिया ने काफी इंप्रूवमेंट की है और अभी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ चाइना और यूएस से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं उन इन्फ्लुएंसर्स की जो सिर्फ बुरी चीजें दिखाकर एक नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। हमें यह समझना जरूरी है कि फॉल्स नैरेटिव से इंडिया को काफी नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी बात मैं आगे वीडियो में करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। मैंने सारे सोर्सेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखने के बाद खुद भी एक बार वेरीफाई कर लें। चलो फाइनली बात कर लेते हैं उन इन्फ्लुएंसर्स की जो इस समय सोशल मीडिया पे नेगेटिव नैरेटिव बना रहे हैं। इसमें दो कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर्स हैं। पहले हैं धूर्त राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स जो ओपनली कांग्रेस पार्टी के पीआर इन्फ्लुएंसर्स हैं। आप नहीं मानते इस बात को? लेट मी प्रूव। ध्रुव राठी 2024 से ही कांग्रेस पार्टी के लिए पीआर कर रहा है। महाराष्ट्र इलेक्शंस के टाइम पे ध्रुव राठी ओपनली कांग्रेस पार्टी वाली अलायंस को वोट करने के लिए बोल रहा था। इसके अलावा चाहे हरियाणा इलेक्शंस हो, दिल्ली इलेक्शंस हो या फिर रीसेंट बिहार इलेक्शंस, ध्रुव राठी ने पूरी कोशिश की थी कि कांग्रेस पार्टी को जीत जरूर मिले। एक अनबायस्ड इन्फ्लुएंसर का काम होता है आपको सच दिखाना, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट करने के लिए इन्फ्लुएंस करना। अब आ जाएंगे उसके भक्त ये बोलने कि ध्रुव राठी अनबायस्ड है। अभी दिखाती हूँ उसकी अनबायस्ड होने की चरम सीमा। ध्रुव राठी पीएम को डिक्टेटर मानता है, पर क्या आपको पता है जब अजीत भारती नाम के एक इन्फ्लुएंसर ने राहुल गांधी के बारे में कुछ गलत बोल दिया था तो कांग्रेस पार्टी के आदेश पे कर्नाटका पुलिस अजीत भारती को अरेस्ट करने दिल्ली तक पहुंच गई थी। क्या ध्रुव राठी ने कर्नाटका की कांग्रेस सरकार को डिक्टेटर बोला? नहीं। कैसे बोलेगा अपने मालिक को ऐसा कुछ भी? अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में एक इन्फ्लुएंसर शामिक अधिकारी को ममता गवर्नमेंट के खिलाफ वीडियो बनाने पे उसके साथ क्या हुआ? जेल में है वो अभी। ये होती है असली डिक्टेटरशिप। क्या धूर्त राठी ने इस पे वीडियो बनाई? उसे तो आज तक मुर्शिदाबाद पे भी वीडियो नहीं बनी। इतनी फटती है इसकी अपनी मालकिन दीदी से। एनीवेज, थोड़ा और सुन लो। कर्नाटका के एमएलए रमेश कुमार जो फॉर्मर असेंबली स्पीकर थे, उसने पता है लड़कियों के ग्रेप को लेकर क्या बोला? When rape is acceptable, lie down and enjoy it. कि अगर किसी लड़की का ग्रेप होता है तो उसको एंजॉय करना चाहिए। जैन 2026 में कांग्रेस का एक एमएलए फूल सिंह भैरिया ने ये कहा कि लड़कियों का ग्रेप उनकी खूबसूरती की वजह से होता है। उससे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है। एससी, एसटी, ओबीसी लड़कियां खूबसूरत तो होती नहीं है, फिर उनका ग्रेप कैसे हो सकता है? आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्या तुमने धूर्त राठी को इन लोगों पे वीडियो बनाते हुए देखा? मतलब मैंने तो नहीं देखा। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम। और इस धूर्त राठी के ब्लाइंड फॉलोअर्स को लगता है कि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सरकार के खिलाफ तब तक ही आवाज उठाएगा जब तक उसकी फेवरेट आइडियोलॉजी वाली सरकार पावर में नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो उनकी बूट लिकिंग ही करेगा, क्योंकि अगर वो अनबायस्ड होता तो वो उन स्टेट गवर्नमेंट्स के खिलाफ भी आवाज उठाता जहां पे कांग्रेस रूल कर रही है। ध्रुव राठी का मकसद देश को बदलना नहीं है, उसका असली मकसद सिर्फ सरकार बदलना है।
इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को पावर में लाने के लिए हर एक चीज को नेगेटिव ही दिखाता है। अब बात कर लेते हैं के क्रिएट जैसे इन्फ्लुएंसर्स की, जिनको देश में सब कुछ बुरा ही दिखता है, गंदा ही दिखता है। वैसे ये दोनों बंटी बबली की जोड़ी को देख के मुझे समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट को किन कुत्तों से डर लग रहा है। जो के क्रिएट कर रही है ना इस समय, उसे कहते हैं चेरी पिकिंग। बुरी बुरी चीजें पिक करो और नेगेटिव नैरेटिव बना दो। रुको समझाती हूँ। ये देखो, ये अमेरिका है और ये भी अमेरिका है। अब ये देखो न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन का हाल। अमेरिका में 7,70,000 से भी ज्यादा लोग होमलेस हैं और वो स्ट्रीट्स में ही रहते हैं। वेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 35% एडल्ट्स अमेरिका में हेल्थ केयर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या इस कंडीशन के बेसिस पे पूरे अमेरिका को नेगेटिवली दिखाया जा सकता है? पर हाँ, अगर के क्रिएट होती तो शायद वो यही करती। वो होमलेस लोगों को दिखाती, स्लम्स को दिखाती। ओ एक मिनट, स्लम्स से याद आया, के क्रिएट का ये वायरल क्लेम देखो। जिस मुंबई में सबसे ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं, उसी में दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भी है। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम इंडिया में है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा स्लम तो कीनिया में है। अच्छा, फिर ऐसा कहा होगा कि जो सबसे बड़ा एशिया का स्लम है वो इंडिया में है, पर नहीं, वो भी गलत है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम तो औरंगी टाउन है, जो कि पाकिस्तान में है। अगर आप के क्रिएट की कश्मीर वाली वीडियो देखोगे तो लगेगा कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर है जिसमें वो इंडियन आर्मी को ग्रेपिस्ट बता रही है। आपको पता है के क्रिएट को ऐसा वीडियोस बनाने के लिए कौन बोलता है? बन ज्योत्सना, जो कि उमर खालिद की गर्लफ्रेंड है। हाँ, वही उमर खालिद जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे उसके नारे लगाए थे। तो ये हाल है इन क्रिएटर्स का, इन इन्फ्लुएंसर्स का। ध्रुव राठी और के क्रिएट जैसे क्रिएटर्स डेटास और फैक्ट्स को पूरी तरह इग्नोर करते हैं और चेरी पिकिंग करके देश को बस बुरा ही दिखाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा बुराई दिखाएंगे उतने ही ज्यादा लोग ट्रिगर होंगे और उतने ही ज्यादा व्यूज आएंगे। इस चक्कर में लोग खुद अपने देश से नफरत करने लगते हैं। कोई भी पॉजिटिव न्यूज हो, उसके नीचे भी इन लोगों के फॉलोअर्स नेगेटिविटी ही फैला रहे होते हैं। देखो, अगर ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं होता तो मैं चुप रहती, लेकिन इससे देश को नुकसान होता है और इसको समझाया था 20th सेंचुरी के प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट J.M. किनिस ने। वो अपनी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में लिखते हैं कि किसी भी फर्म या फिर देश की ग्रोथ टेक्निकल फैक्टर्स के साथ साथ एनिमल स्पिरिट पे भी डिपेंड करती है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर देश में नेगेटिव नैरेटिव होगा तो इन्वेस्टर्स बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोग एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, मार्केट में मनी सप्लाई ही नहीं होगी, बिजनेस स्लो हो जाएंगे, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और देश की ग्रोथ गिरने लगेगी। किनीशियन टर्म्स में इसको बेयर फेस भी कहते हैं। और अगर देश में पॉजिटिव नैरेटिव हो तो बिल्कुल उल्टा होता है। 2008 में जो यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके पीछे वन ऑफ द फैक्टर्स यही था। इस थ्योरी का पीडीएफ भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पढ़ लेना खुद। तो ये जो नेगेटिव नैरेटिव फैलाया जा रहा है, इसका डायरेक्ट असर आपकी लाइफ पे भी होगा। तुम्हें लग रहा है आज तुम सिर्फ सोशल मीडिया वॉरियर बन के देश की बुराई किए जा रहे हो, पर नहीं, तुम्हें ठग रहे हैं तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स। पर क्या इसका मतलब यह है कि हमें सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सरकार को, देश को नहीं। और सरकार को भी फैक्ट्स, डेटा और लॉजिक के साथ अपोज करना चाहिए, जिसको वो डिजर्व भी करती है। भक्त किसी का भी मत बनो, चाहे वो आपकी फेवरेट सरकार हो या आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर। भक्ति करनी है तो देश की करो। जय हिंद।